हमारी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने वाले हमारे बहुत ही जुझारू साथी श्री जयप्रकाश जी, रैना साहब, चांदवीर जी, मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, छायाकार साथियों, आज की जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह भी जो आदमपुर का चुनाव का जो रिजल्ट आया है अभी संडे को 6 तारीख को, उसी के संदर्भ में है। और इस प्रेस के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदमपुर की जनता को कि उन्होंने बहुत भारी हमारी पार्टी को समर्थन दिया। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहाँ पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरा उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहाँ पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहाँ पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहाँ पर ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जो उनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहाँ से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी। और ये जो भी मार्जिन जो मिला है, इसमें धन बल और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके कारण ये मार्जिन मिला है। और इस चुनाव को जीत के बाद में जिस तरह से बौखलाहट में हमारे उम्मीदवार के साथ इन्होंने बर्ताव किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जो बहुत ही कायराना जो व्यवहार जो किया गया, उसकी हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और हम ये मांग भी करते हैं कि उसकी तुरंत जो दोषी हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इलेक्शन कमीशन भी इस पर कार्रवाई करे, ये भी हमारा मानना है। और इस चुनाव में विशेषकर ये देखने को मिला कि जो हमारा दलित समाज था उसकी भी जो प्रेजेंस हमें बहुत अच्छी भारी संख्या में मिली।
अभी 6 महीने पहले इलाहाबाद में चुनाव हुआ था, तो जो एससी बूथ अलग थे उनमें हमारे लगभग 10.3% वोट हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में लगभग 44% वोट जो एससी बूथ अलग थे, जिनका पता लग सकता है, बाकी तो कॉमन थे, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे एससी दलित वोटों में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और बैकवर्ड समाज का भी, पिछड़े समाज का भी बहुत भारी हमें इसमें योगदान मिला है सभी लोगों का, तो उसके लिए हम उनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि ढानी मोहब्बतपुर, उसमें लगभग 1700 वोट पोल हुई थी और ज़्यादातर सारा कुमार बिरादरी का गांव था, उसमें 800 वोट हमारी, 900 वोट उसकी थी, 100 वोटों का मार्जिन था, तो उससे 800 वोट हमारी थी, 900 वोट उनकी थी, तो सिर्फ 100 वोट का मार्जिन रहा, तो उससे लगता है कि वो पिछड़ा समाज से भी हमें काफ़ी उसमें हमें इसको सहयोग मिला है। तो मैं सभी का, जिन्होंने हमें मत दिए उनका भी और जिन्होंने ना दिए उनका भी, सभी आदमपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और भव्य बिश्नोई को ये जीत मिली है उसको हमारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि भाई ठीक है, जो भाजपा ने जो सब्ज बाग दिखाए हैं अब उनको पूरा करने का समय है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम मंडी आदमपुर को पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए हैं, तो ये 2 साल हैं उन पर काम दिखाने के लिए। और ये चुनाव अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लेकिन उनका बेटा उन्होंने आगे किया, तो उससे किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी कि भाई चौधरी भजनलाल का पोता है, तो भाई इससे क्या है, बच्चा है, नया है, इसको उसके खिलाफ कोई ऐसी बात थी नहीं, तो उसको ये मौका मिला है तो उसको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि 2 साल बाद 2024 में जो चुनाव होगा, इसी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2014 में ये हचका से थे, हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उसकी 10,000 वोट आई थी, अब 52,000 वोट आई है, 5 गुना वोट की बढ़ोतरी हुई, जब भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। 14 में भी इनकी लहर थी और इसमें 19 में भी जो इनकी जो 30,000 का जो मार्जिन था कांग्रेस पार्टी से, अब वो घट करके 15,000 रहा है। तो सब चीज़ को मिला करके ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। धन्यवाद। जयप्रकाश जी भी इनका भी हो जाए जी। चुनाव प्रचार में जब रैली की बीजेपी की, उस मंच से मुख्यमंत्री ने और अन्य नेताओं के साथ बोली नहीं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ना यहाँ पर कुमारी शैलजा आई, ना यहाँ पर किंग चौधरी आई, ना यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला आए, और ये सब बापू बेटा लगे हुए हैं, कहाँ ये तो कांग्रेस ही नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, तो ये टैक्स भी और ये सच्चाई भी। तो सवाल ये है, उनका सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नेताओं को बुलाता कौन है, पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना होता है, क्या कैंडिडेट को बुलाना होता है, क्या प्रभारी को बुलाना होता है, या केवल स्टार प्रचारक के तौर पर लिस्ट दे के उनको सूचित करना होता है। ये थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्योंकि बातें बार बार आ रही है, हमारे सैनिक दल से आ रहा है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किंग चौधरी के मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किंग पीटर में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, कोई मीटिंग नहीं, तो ये थोड़ी प्रक्रिया का आप समझाने में अच्छा होगा। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उनके भी 38-39 थे, क्या वो सभी वहाँ पर थे? नहीं, हमारे भी यहाँ तो ज़्यादा थे, हमारे जो 3 नेताओं की आप बात करते हो, 3 नेताओं की बात करते हो आप, उन 3 नेताओं के बारे में मैं बताना चाहूँ। रणदीप सुरजेवाला तो यहाँ थे नहीं, कर्नाटक में थे, वो तो यहाँ पर थे ही नहीं। और शैलजा जी बहन जी को 3 बार तो मैंने कहा
2 बार दिल्ली में कहा, 1 बार चंडीगढ़ भी कहा। उनको फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा, डेट मांगी, उनके मैं बताऊंगी। जयप्रकाश जी उनके घर गए, तो भी कहे कि मैं देखूंगी, मैं आऊंगी। अब कोई उन पर उनकी परिस्थितियां होंगी कि वो नहीं आ पाई, तो इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। जहाँ तक हमारे कांग्रेस हाईकमान, ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस हाईकमान और बीजेपी हाईकमान निकालता है, और उसमें जो हाईकमान की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं, वो उन सब की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ जा कर के अपने जो पार्टी का कैंडिडेट है उसके लिए प्रचार प्रसार करें। किसी पर समय मिल भी नहीं पाता, किसी पर समय मिल जाता है, सभी जाना है वहाँ पर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे बताओ कि आप किस डेट को प्रचार करने का लिए समय निकाल सकती हैं, वो तारीख पर हम व्यवस्था कर दें उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी। और एक दिन जब फाइनल हो रहा था टिकट का, मैंने कहा कि आप आइए, तो कह रही कि मेरे को फीवर हो गया। मैंने कि मैं आपके आ जाता हूँ, आपका कोई किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप बताएं। उन्होंने मेरे से नाम पूछा कौन कौन टिकटार्थी हैं, वो मैंने बता दिए। फिर मैंने कहा मैं घर आ जाता हूँ, तो बोली मुझे टेम्परेचर है, मैं मिल नहीं पाऊँगी और मैं बाद में बताऊँगी। तो वो ये बात हुई थी। ये सारी चीज़ें और पार्टी के लेवल की चीज़ें ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। पर चलो जो ना आप ये बता दें, ये इस तरह की बातें करने से, और इसकी स्पष्टीकरण आप शैलजा जी से, बहन जी से ही पूछो तो बेटर है। और वो नहीं आई तो नहीं आई, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी था। तो वो क्या कह रही हैं इसका तो मुझे जवाब नहीं देना। एक परिवार, मैं तो कोई, जो आपका इशारा हुड्डा साहब की तरफ है, तो मैं तो हुड्डा साहब के परिवार का सदस्य हूँ नहीं। मेरा तो घर भी जो है ना हरियाणा के सबसे लास्ट कोने पे, उत्तर प्रदेश के किनारे पर है, उधर से ही मेरा तो चुनाव है, मेरा तो कोई भी है नहीं। और ये एक परिवार की पार्टी होती तो सभी विधायक वहाँ पर थे, पूर्व विधायक वहाँ पर थे, सारे जो है ना प्रचार प्रसार में लग रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप, ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाने से ये मुद्दा अननेसेसरी बनाने की बातें हैं। कोई तकलीफ है, कोई बातें हैं तो अपने हाईकमान के बीच में रखनी चाहिए। और मैं कोई उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको किसी तरह की कोई शिकायत है तो वो हाईकमान के बीच में कहें, या कोई प्रेस के बीच में कहना ये अच्छा नहीं है। वो बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी की अच्छी वरिष्ठ नेता हैं, आज भी बहुत सम्मानित हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं। तो इस तरह की बातें प्रेस के अंदर नहीं करनी। किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है। किरण चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहाँ तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारी पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं। और किरण चौधरी मैं अपने आप से उससे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता है कि जो किरण चौधरी का बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं। मैंने बता दिया ना कि किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। और आप बताओ ना कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहता है। अरविंद शर्मा क्या कहता है, आपका जो राम कुमार गौतम दादा क्या कहता है, देवेंद्र बबली क्या कहता है अपनी सरकार के बारे में, इनके बारे में नहीं बताते। और दूसरा उनके जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्णपाल है, रतनलाल कटारिया है, कौन से नेता उनके पहुंचे थे। ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता पहुंचे। आप एक आदमी का, किरण चौधरी का बार बार में नाम लेते हैं, किरण चौधरी। भाई किरण चौधरी ना तो CLP है, ना वो PCC है, ना वो कोई CWC में है,
ना कोई वो कोई प्रभारी है, उसको किस हैसियत में जो ना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते। उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या एलनाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको एलनाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी जिस हैसियत से हम उसको बुलाते। सर ये कह रहे हैं आप कि वो आपकी नजर में कोई नेता नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, कोई मेरी ये हैसियत की कह रहा हूँ मैं कि जो वो कह रही हैं कि भाई जो हमें पार्टी विरोधी बात कर रही है। नहीं, पार्टी कोई बात नहीं, इस चीजों को हम सारा हाईकमान के संज्ञान में ला रहे हैं पहले से। तो पार्टी के प्रभारी भी नहीं मान रहे सर, आपकी पार्टी के प्रभारी भी आपकी बात कही नहीं। पार्टी प्रभारी इस समय सबके रिजाइन हो चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रभारी हैं, नए प्रभारी नियुक्त होने। इस समय कहीं भी किसी प्रदेश में कोई प्रभारी नहीं है, अभी सारा बदल चुका है मामला। राष्ट्र अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं और अब वो प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, वो बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। अभी इस समय सभी प्रभारियों के उसमें रिजाइन हो चुके हैं, सबके रेजिग्नेशन जा चुके हैं। जी ऐसा है, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो देखो, जनता का जनादेश पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया और मैं भी करता हूँ। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष। दूसरी, जहाँ तक सवाल है कि आप इस बात को अगर इस तरफ ले जाएं तो बेहतर है कि जो आदमपुर का बाई इलेक्शन था उसने, क्या आप इस बात को नहीं मानोगे, 2024 क्या जो जनरल इलेक्शन आएगा, जैसे गेट वे ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसी से आई थी ना, भारत में कब्जा किया था। तो ये गेट वे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदयभान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बड़ा है और किसान है ही कांग्रेस के साथ, तो इससे ये खुला हो गया। उसी के बौखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुनियोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं, हमला किया। और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में। क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा था, मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था और जिस तेजी से जो उदयभान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसके बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही देवे, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए पे फेंक रहे हैं। और उनको ये सोचा नहीं कि ये जो चुनाव है, इसका मैं ज्योग्राफिया आपको बताऊं कि इसमें बिश्नोई जाति के लोग हैं 30,000, 5,000 अन्य उन्हीं से संबंधित, 35,000 को अगर छोड़ दें हम, वो जिस तरह का जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको मैं अदरवाइज में कह दूं, 1,35,000 में कांग्रेस ने वोट मिले हैं 52,000 और बीजेपी ने 1,35,000 में वोट मिले हैं सिर्फ 35,000, 32,000, सिर्फ 32, कांग्रेस में 52। तो ये तो एक सीट की है, क्योंकि जो 35,000 वोट हैं ये तो 89 सीट में नहीं है ना। तो आपके मुताबिक बिश्नोइयों के वोट की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है? कौन कहता है? आप कह रहे हो भाई नहीं दी उन्होंने, छोड़ते आप गिनते ही नहीं हो। नहीं बाकी जगह है नहीं ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। बाकी जगह है नहीं। मैं ये कह रहा हूं सिंह साहब
ये बाकियों की जगह वहां है ही नहीं। अगर कैथल में जाओगे, जींद में जाओगे, बिश्नोई तो नहीं है। फतेहाबाद में कितने हैं? नहीं चाहिए, वो तो जो कैंडिडेट होगा तो उसके हिसाब से मिले। मैं शहर की बात बता रहा हूँ, आदमपुर की। अगर उन्होंने और जातियों में नहीं चाहिए क्या? बीजेपी ने अकेला बिश्नोई चाहिए? अगर यही बात है तो बीजेपी ने बांटा। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसमें ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ और मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पर नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा 2024 में। और जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई का देख लो कौन जाती है, जितने नाम है उस एफआईआर में। एफआईआर तो कटने नहीं दिए, तो डीडीआर है। मतलब ये है, एक तरफ से तो विज साहब कहते हैं कि जो कंप्लेंट करेगा एफआईआर तुरंत दर्ज करो, अगर एफआईआर दर्ज ना करो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं केंद्र में मंत्री रहा, 3 बार एमपी रहा, 2 बार एमएलए रहा, पुलिस को मैंने सारी सीडी दे दी, उन लोगों की फोटोएं आ गई, पत्थर उठाते हुए की भी आ गई और पत्थर लगते हुए की भी आ गई। और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहां खड़ी थी, अगर किसी ने थोड़ा सा डंडा भी किसी ने चलाया हो। तो ये जात पात का जर बीजेपी फैला रही है बिश्नोई नॉन बिश्नोई के बीच में, या हम मैं जयप्रकाश फैला रहा है। हाँ जी, 65 उसने तो ये कहा था 35,000 से कम जीता मैं जीत नहीं मानूंगा। वो 16,000 के आसपास जीते हैं, तो क्या गणित माना? नहीं, मैंने गणित बता दिया। गणित तो यही था कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग बताता हूं मैं, हमारे एजेंटों को उठा लिया गया। हमारे जो पोलिंगों के ऊपर थे, आपको याद होगा, हमारे विधायक है बालू इंदुराज, उसको चूड़ी बागड़ियान से उठा करके हंसी छोड़ दिया। हमारे अनिल मान हैं, उनको बाड़समंद से उठा करके चौकी में बंद कर दिया। हमारे सुबे सिंह हैं, उनको उठा करके सदर थाने में बंद कर दिया। यानी कि पोलिंग वाले दिन हमारे कार्यकर्ताओं को जो पोलिंग वोटिंग करवा रहे थे उनको जेल में डाल दिया, हवालातों में बंद कर दिया। और जब मैंने एसपी से बात करी, अगर एसपी मना करता है तो मेरी कॉल डिटेक्ट में करके लोगों के बीच में रखूंगा। यानी कि हरियाणा हिसार पुलिस ने जिस तरीके से हमारे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को हवालातों में बंद कर दिया, थानों में बिठा लिया, और पैसे का दुरुपयोग गोपाल कांडा का सारे व्यक्ति जानते हैं। एक कोई अजय सिंह की पार्टी में था, कलरक बलरक था, नाम तो पता नहीं उसका क्या है, मिन्नू बेनीवाल। अब आप देखिए, मिन्नू बेनीवाल 3 गाड़ी, और गाड़ी भी वैल्यू पता है कितनी है गाड़ी की? 80 लाख रुपये एस्कॉर्ट पायलट में चलती। वो ईश्वर को पता हुआ, इसका पड़ोसी है, क्योंकि ना मेरे पे तो अभी आई नहीं है मेरे को 80 लाख रुपए की। तो यानी कि क्या हैसियत, आप देखिए पुलिस की गुंडागर्दी, क्या हैसियत है मिन्नू बेनीवाल की, आप ये देखिए। कोई पॉलिटिकल आदमी है, उसको एस्कॉर्ट पायलट दी हुई है। जयप्रकाश के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, केवल एक गनमैन, और जिसका 2 परिवारों से, 3 लाल परिवारों से झगड़ा, एक लाल से नहीं मेरा। लोग जानते हैं 1996 में ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह का जयप्रकाश का किस तरीके से फायर एक्सचेंज हुए थे, क्या क्या हुआ था, मेरे ऊपर कातलाना हमला किया। और उसी का एक कारण है कि यहाँ तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मुझ पर हमला करवाया जाए। और मिन्नू बेनीवाल की आप क्या पॉलिटिकल ताकत समझते हो, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, क्या है वो? उन्हें लोगों को डराया, उन्होंने पैसा बांटा। और मैं एक जगह नहीं, आप देखिए काली रावण की गौशाला में 50 लाख रुपए दिया है, डाणी खासा में 50-25 लाख रुपए दिया है। कहीं नाला की कहते हैं तुम्हारा नाला बना दूंगा, ये तो उसकी घोषणाएं हैं। तो ये क्या सामान है, ये कौन मटेरियल है ये मिन्नू बेनीवाल जो इस तरीके से करोड़ों रुपए बांट रहा है? ये कौन सा मटेरियल है? कोई सरकार में है या कोई प्राइवेट कहीं किसी का करिंदा है
या कोई पॉलिटिकल आदमी है कौन ये? तो इन ऐसे बैड एलिमेंट्स को जिस तरीके की छूट दी तो उसका चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा। वरना तो 31 तारीख तक तो सबको पता है कि जे भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना करती, ये तो ये कहते थे 1 लाख वोट मिलेंगे। श्रीमान जी आप भी कहते थे ना 1 लाख मिलेंगे, कहां गए? 67 पे रुक गए। और अगले चुनाव में 35 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, जनरल इलेक्शन होगा और मैं ही चुनाव लड़ूंगा। क्यों छोड़ दिया कलायत? तो आदमपुर की बात हो रही है, कलायत की हो रही है? क्यों छोड़ा कलायत भाई? कलायत लड़ेंगे, आदमपुर मैं लड़ूंगा। हाँ लड़ेंगे। और बोल, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं। अब मेरा सुनो, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं जो कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग हों, जगह छोड़ के दौड़ जाए। और जहां तक सवाल आप पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से, शैलजा जी के मैं घर गया था, मैं शैलजा जी के घर गया था हिसार। मैंने 2 बार टेलीफोन किया था, किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया था। मैं स्वयं गया। यस, मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूं। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दो प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं हिसार आती हूँ। तो मैं हिसार मिलने गया। 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी तो उसका मायना समझो ना, लोग भी उसका मायना समझेंगे कि क्या कारण था। बुला लिया और मुझसे कहा कि भाई मैं समय दे दूंगी। अब नहीं समय दे तो फिर गलती उनकी है भाई, हम क्या करा। लेकिन ये बात मैंने कल 2 दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी पढ़ रहा हूं, ये अच्छी चीजें नहीं है भाई। जिस तरह पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रेस के माध्यम से। अगर किसी को ग्रीवेंसेस जयप्रकाश के कैंडिडेचर से है तो विरोध करना चाहिए था ना। जयप्रकाश टिकट मांगने नहीं गया, जयप्रकाश को तो बुला के टिकट दी थी। मैं आपने तो रोक दिया था, आगे बढ़ाऊंगा। अब किरण चौधरी का शुरू हो गया। किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया नॉमिनेशन से पहले। आप कह रहे हो ना अध्यक्ष जी ने भी रिक्वेस्ट कर दी। शैलजा जी को करी ना, किरण का मैं बताता हूं, उसी पे मैं आऊंगा सिलेंडर। मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारी नेता है, नो। मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में ताम देख लो कि सुसर साहब चौधरी बंसीलाल भी वहां से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़े आदमपुर से। वो पार्लियामेंट लड़े क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई आप लोगों का कुछ है यहाँ, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं PRO हूँ, बॉम्बे में हूँ। हाँ, दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगें सूज गई हैं, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, बोले मेरे तो जेपी टांगों का बहुत बुरा हाल है, खांसी है, मैं बीमार हूं। अब आप देखिए, हैं वो तो उनके करके कराऊंगी, मैं क्यों कराऊंगा। तो यानी कि इस तरह का प्रचार करना, वो क्या कारण है? कारण ये है, आज तक जितने भी, चाहे चौधरी स्वर्गीय चौधरी देवलाल का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, या रणजीत सिंह हो, मतलब जितने भी चुनाव लड़े हैं, सबसे हाईएस्ट वोट पहली बार 52,000, 42,000 भी जयप्रकाश ने लिए थे। और मैं 13 वर्ष बाद गया हूं, 52,000 वोट लिए। बड़ी पीड़ा है सब लोगों को। आज भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट तो है ये, कभी किसी पे हमला करवा रहे हैं, किसी पे हमला। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का गृह मंत्री पे आता है, हर रोज दलित समाज के लोग नारेबाजी कर रहे हैं आदमपुर में
और किसी पे एफआईआर दर्ज तक नहीं हो रही। तो इसलिए ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया कि 14 से लेकर के, मैं एक और कहना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत से नहीं जानते होंगे, दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय चौधरी चांदराम एक जमाने में, और चौधरी चांदराम जी के बाद दलित समाज के यदि अपील कहीं घर करिए, बहुत बड़े नेता थे, उनके बाद यदि दलित के घर में किसी दलित नेता की अपील की है तो उदय भान जी, मैं तो वहां दे उदय, हाँ, आप जो ऐसी बूथ है उनमें तो अलग आपको पता लग जाएगा ना, हाँ बता दी। तो ये जो कुछ लोग हैं बीजेपी के या बीजेपी के जो लेफ्ट राइट या बैक सपोर्टर, उन सबको पीड़ा होगी कि वे 2024 की सरकार आएगी। अभी सरकार का फैसला तो लोग करेंगे ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, और इसलिए सरकार पीड़ित है, सरकार बड़ी भयभीत है इस नतीजे से। आपके लिए प्रचार के दौरान जो ये कहा गृह मंत्री अनिल विज ने कि ये तो ग्रीन ब्रिगेड का अध्यक्ष रहा है और इसका कल्चर आप जानते हो कैसा है, और बीच कभी मरते नहीं है, बीच मौका तलाशते हैं, इसलिए 3 तारीख को चुनाव से पहले देख लेना क्या करना है। आपको लगता है कि ये बयान आपकी छवि को बिगाड़ देने का आपको नुकसान हो गया? मैं तो अनिल विज से दूसरी बात पूछना चाहता हूं, जब ग्रीन ब्रिगेड मैंने बनाई थी, इनकी पार्टी के शीर्ष नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और आज जीवित है अडवाणी जी, वो भी जयप्रकाश की बड़ी प्रशंसा करते थे वीपी सिंह जी के चुनाव में। उस ग्रीन ब्रिगेड में हर पार्टी रही है कांग्रेस को छोड़ करके, तो उस वक्त तो जयप्रकाश बहुत अच्छा लगता था। जब 1996 में जयप्रकाश और बीजेपी का गठबंधन हुआ था हरियाणा विकास पार्टी का, जब तो जयप्रकाश की बड़ी प्रशंसा करते थे। आज जयप्रकाश में वो कमी है तो उसको तो, अगर जयप्रकाश, मैं तो नहीं कहता कुलदीप बिश्नोई की तरह मैं गुंडा हूं, मैंने ना जीवन में कहा, क्योंकि गुंडे की परिभाषा अलग होती है पॉलिटिकल, क्योंकि मैंने छात्र राजनीति की है। छात्र राजनीति में जो संघर्ष होता है वो एक स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का अलग से सिस्टम होता है। यूथ की राजनीति मैंने की है, मैं कौन सा इनके बाबू दादा के नाम के वोट मांगूंगे? मैं मेरे संघर्ष के वोट मांगता हूं, और जिसकी वजह से आज आदमपुर में इतना बड़ा भारी रिजल्ट आया कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जब ये सवाल, क्योंकि जैसे जेपी जी ने कहा कि 52,000 वोट पड़े और बहुत अच्छा वोट है कांग्रेस का, जब ये सवाल सरकार ने पूछा रोहतक में कांग्रेस तो ये कह रही है कि अच्छा वोट मिले वो लोग अपनी हार पर अभी प्रूफ होना चाहते तो हो जाएंगे, तो ये कैसे वैसे आपके हाथ का मार्जिन तो बड़ा ही है, ऐसे खुद तो नहीं मानता घटिया नहीं मानता। 6,000 से 16,000 19,000 से 30,000 से 15 पाया गया, यूं नहीं मानता। नहीं, वो वोट प्रतिशत आपका पहले से बैठा है, बढ़ा है, वोट भी तो बढ़े ना सर। अब वोट बढ़े तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। नहीं कहीं 39 था, आप 40 था, 39 आपका अब 40 वोट पर वोट 40%, पहले 42,000 आए थे, 52,000 आए। 75 ज्यादा वोट परसेंटेज से 39। 75 नहीं है, 71 है। थोड़ा सा गणित को सुधार ले। पिछली बार से मतदान भी कम हुआ है। देखो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यही कसते हैं आपकी इस बात पे, इस पे उनकी बात को क्या कैसे लेते हैं? क्या 52,000 वोट लेकर कुछ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट धनखड़ जी खुद कहाँ खड़े हैं, उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री होते हुए, सारा मंत्रिमंडल भी साफ हो गया था, वो खुद भी मंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जीत पाए और बुरी तरह से हारे थे। थोड़ी बहुत नहीं, 30-40 हजार वोटों से, 30,000 से ज्यादा वोटों से वो हारे थे। तो ये तो बस ऐसा है, समय की बात होती है। लेकिन आप ये देखो कि आदमपुर में जिस समय चुनाव शुरू हुआ था, आपके पत्रकार साथी भी और एक तरफ से कह रहे थे कि भाई वो तो 1 लाख वोट की बात कर रहा था, नहीं तो ये कि भाई 50-60 हजार वोटों से वो जीतेगा, क्योंकि भाई उनका गढ़ है ही, और कांग्रेस का वहाँ पे स्थापित कोई दूसरा नेता था नहीं, इनके ऊपर ही भरोसा कर रखा था। और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी और जजपा भी मिल गई थी, और इनडायरेक्ट रूप से इनेलो भी उनका काम कर रहे थे हमारी वोट काटने के लिए। तो सभी चारों तरफ से जब सारे बावजूद भी
52,000 वोट लेना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी स्थिति साफ हो गई कि यहाँ आगे भविष्य में ना इनेलो का कुछ है ना आम आदमी पार्टी की, उसको पूरी तरह से खत्म हो गई। और सीधा जो आगे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का रहना, और कांग्रेस का रास्ता बिल्कुल साफ है, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। ऐसा है कि हम 31 से 30 पर आए, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो एक सीट थी ये हमारी सीट थी, लेकिन जैसा मैंने, आप बार बार उसी चीज़ को पूछोगे, ये कांग्रेस की बदौलत ये गढ़ बना था। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा, 11 बार टिकट दी, केंद्र में मंत्री रखा। तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी जगह बना ली लोगों के अंदर कि लोग, और दूसरा कोई आदमी पनप नहीं पाया वहाँ, दूसरा पनप नहीं पाया। अब तो इस बार तो एक तरफा लग रहा था कि वो एक तरफा जीतेंगे, वो हमारी पार्टी से तो धोखा दे करके वहाँ गए थे। और अब तो बीजेपी भी और वो जेजेपी का भी उनको सपोर्ट थी, और तीनों पार्लियामेंट में तीनों लड़े थे, तीनों वहाँ काम कर रहे थे, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटा ब्रजेंद्र सिंह हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और चाहे मुख्यमंत्री भी, और खुद चौधरी भजनलाल परिवार तो लग ही रहा था। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जयप्रकाश जी वहाँ जाकर के चुनाव लड़ रहा है, उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया गया। जैसे अभी बताई थी, कोई ग्रीन ब्रिगेड की बात कर रहे थे, कोई था वो बाहरी कैंडिडेट है, हर तरह से उनको प्रचारित किया गया, सारा मीडिया का इस्तेमाल किया गया, धन बल का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर अवैध शराब बांटी गई सारे लोगों के अंदर, जिस तरह से जो है ना पूरा संरक्षण में, और एक तरफा कार्रवाई की गई सारा जो, और ये जो बहुत बड़ा उसमें जो जब भी बाई इलेक्शन होता है तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसका झुकाव उसकी तरफ स्वाभाविक है। तो लोग सोच रहे थे कि 2 साल अभी चुनाव के बच रहे हैं, इन 2 साल में कुछ हल्के में काम हो जाएगा विपक्ष में रहने की बजाय, वो चाह रहे थे कि 2 साल में और कुछ डेवलपमेंट के काम हो जाए। वही बात बार बार उसी बात को कह रहे हो। अरे अब ये बताओ यार, अब ये हार जाते, ये बीजेपी हार जाती तो कहते हैं कि भाई इसलिए हार गई राव इंद्रजीत नहीं आया, इसलिए हार गई कि कृष्णपाल गुर्जर नहीं पहुंचा वहां पे है। तो ये सारे कभी नेता आते हैं क्या? क्यों आप पर्टिकुलर किसी नेता का नाम लेकर के बोलते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के सभी वहां पर लगे हुए थे, नहीं जो थे उसकी बात होगी। शैलजा का भी जवाब दे दिया और उसका भी जवाब दे दिया आपको किरण चौधरी का, और रणदीप सुरजेवाला थे ही नहीं, वो कर्नाटक में थे। अब बच कौन गया? सारे वही थे भाई, शांति से एक में थे, एक बात है उससे। हाँ जी करते हैं जी। किरण चौधरी कांग्रेस की नेता है, सब कांग्रेस में एमएलए विधायक है, और कितने दिन की मेहमान है ये तो या तो पत्रकार कोई उनके पास में कोई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं, या फिर वो खुद बता सकती हैं। हमारे लिए तो वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के साथ है। नहीं, आकलन कांग्रेस की नेता है, कांग्रेस के एमएलए हैं, उनकी बेटी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। अब आप जसवीर जी इस बात को नहीं मानोगे क्या कि इस आदमपुर के चुनाव ने 2 चीजों को तो तीनों को, मनोहर लाल जी बार बार कह रहे थे तीसरी बार उसका खात्मा, जच की लोगों को कि 24 में मनोहर लाल जी नहीं आ रहे, कांग्रेस आ रही। दूसरा, आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। आम आदमी पार्टी को मैं हर गांव में कह के हर जगह कहता था बीजेपी की बी टीम है, और केजरीवाल जी ने 28 तारीख को अपना रोड शो था रद्द कर दिया, और उन्होंने भी, उनका जो उम्मीदवार था उसने 29 तारीख को बयान दे दिया कि भैया जीतेगा, तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ। ये जो इंडियन नेशनल लिखे तो लोक दल भी नहीं बचा, वो तो दल बच गया, दल बच गया, वो दल भी उनके साथ। अभय सिंह ने
सैकड़ों लोगों को टेलीफोन किए कि बीजेपी को वोट दो। बीजेपी उनके साथ, जेजेपी उनके साथ, और जिस तरह का जोग्राफियाई जातीय समीकरण है वो उनके साथ। तो इसलिए इस चुनाव के बाद इसलिए ये लोग भयभीत है, जैसे ना घायल होने के बाद पक्षी बड़ा फड़फड़ाता है, घायल पक्षी की तरह बीजेपी पार्टी के नेताओं की हालत हो रही है। क्योंकि जो समीकरण आए हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे ये है कि 24 में यही बात हम कहते थे, 24 का रास्ता आदमपुर खोलेगा, 24 का रास्ता आदमपुर ने कांग्रेस के लिए खोल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जलपान करके जाइए। जलपान करेंगे फिर और बताऊंगा।